नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट जो है वो देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वीडियो स्टार्टिंग के 25 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम इसके आगे के प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 26 से 50 तक हम प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 26 से। प्रश्न आपका है कि गोल्डन जो धान है उसमें सर्वाधिक मात्रा होती है। स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न आते हैं वो आपके यानी 26 से 30 तक विज्ञान के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन डी की। विटामिन के, सी नहीं, विटामिन के, डी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो बताइए, गोल्डन धान में सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो इनमें से किसकी होती है? जो गोल्डन धान होता है इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाले जो जीन हैं वो अगर डाला गया है तो हमारे शरीर में पहुंचकर ये विटामिन ए जो है इसको जो है वो बनाने में मदद करता है। ए वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो धान था इसका जो विकास है गोल्डन धान का, इसका विकास ज्यूरिक के स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था इंग्रे पोट्रिक्स, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग जर्मनी के डॉक्टर पीटर बेयर जो है, दोनों ने संयुक्त रूप से इसका निर्माण जो है, इसका विकास जो है वो किया था। अगला प्रश्न 27 है, इनमें से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतबल्क, डेंटिन या सीमेंटम। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व कह लीजिए, सबसे दृढ़ भाग कह लीजिए, तो दांतों के ऊपर पाया जाने वाला जो होता है दंत वल्क, इंग्लिश में हम इसे इनेमल कहते हैं। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये भी पूछा जाता है कि ये मुख्यतः किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। 28 प्रश्न आपका है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? 4 ऑप्शन है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या फिर रेडॉन। कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका रेडॉन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर्त सारणी जो है उसमें शून्य जो तत्व हैं उनमें 6 तत्व हैं। आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, उसके अलावा क्रिप्टॉन, उसके अलावा जेनॉन और उसके अलावा रेडॉन। ये टोटल आपको पता होना चाहिए कि टोटल 6 तत्व जो है देखने को मिलते हैं। प्रश्न में जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। तो वायु में आपका ऑर्गन 0.93, इसका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए 0.93%। नियॉन जो है आपका 0.115, नहीं 0 नहीं, डबल 0 दशमलव के बाद लगेगा आपका दशमलव, फिर 0.015%। ये आपका नियॉन का परसेंट रहता है। इसके साथ साथ हीलियम भी रहती है, क्रिप्टॉन भी रहती है, जेनॉन भी रहती है, ओजोन भी रहती है। ये सभी पाई जाती हैं, परंतु जो रेडॉन है ये आपकी नोबल गैस वायु में जो है वो नहीं बनती है, इसलिए आपका आंसर डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मैंने स्टार्टिंग में 6 नाम बताए उनमें जो सभी तत्व हैं वो साधारण ताप पर गैस के फॉर्म में रहते हैं और रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील भी रहते हैं, इसीलिए इनको अक्रिय गैसों के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कई बार प्रश्न में क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, वहां पर जो मैंने बताया स्टार्टिंग में उन्हीं में से एक बदल दिया जाएगा। साथ ही साथ इनकी विशेषता ये भी होती है कि ये उच्च रेडियो एक्टिव भी होते हैं, शीघ्रता से जो है ये नष्ट हो जाते हैं। इनका जो यूज है वो कैंसर चिकित्सा में जो है वो होता है। 29 नंबर प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत बार पूछा जाता है। नाभिकीय विखंडन, संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका नाभिकीय संलयन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य में जो ऊर्जा है उसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। इसमें जो है हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम जो है वो नाभिक बनाते हैं और
अपार ऊर्जा आप कह सकते हैं निकलती है। विज्ञान का 30 नंबर प्रश्न लास्ट है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? वो चंद्रमा पर है पिंड और उसको पृथ्वी पर आप ट्रांसफर कर दें तो पृथ्वी पर उसका भार जो है वो घट जाएगा और मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा और मात्रा घट जाएगी, या फिर पृथ्वी पर उसका भार और मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, या पृथ्वी पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है और मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहती है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी पर जो उसका भार है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो मात्रा है वो वैसी की ही वैसी बनी रहेगी। क्योंकि जो चंद्रमा है इस पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 होता है। इसीलिए कोई भी पिंड को अगर आप चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे, स्थानांतरित करेंगे, तो जो भार होगा वो बढ़ जाएगा, परंतु जो मात्रा होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मात्रा क्या रहेगी, अपरिवर्तित जो है वो रहेगी। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव भी आपको देखने को मिलता है। चंद्रमा जो है इस पर अगर बात करें तो दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो होता है। चंद्रमा का जो आकार है अगर पृथ्वी के कंपैरिजन में बात करें तो पृथ्वी के आकार का 1/4 जो है वो होता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, तो 1.25 सेकंड जो है वो लगते हैं। जो 8 मिनट वाला 8 मिनट 20 सेकंड वाला पूछा जाता है वो है आपका सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने पर। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने पर में जो समय है वो 1.25 सेकंड जो है वो लगता है। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। चंद्रमा का ये भी आप एक चीज देखे होंगे, इसको रफ करके मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा का जो आकार है वो इस टाइप से आप देखते हैं। तो चंद्रमा का जो मात्र 59% है भाग वही पृथ्वी से दिखता है। अगला यहाँ से जो 5 प्रश्न है वो मैथ के जो है वो स्टार्ट होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो मैथ का प्रश्न देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान अगर आपस में आप बदल दें उसके बाद प्राप्त जो संख्या है उसका योग आपको प्रश्न में 132 जो है वो दे रखा है। कह रहा है कि यदि अंकों का अंतर जो है वो 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या ज्ञात कीजिए है यानी कि यही जो ऑप्शन में यही संख्या है। आप क्या करेंगे, जैसे 37 वाला ऑप्शन यहाँ से उठा लेंगे। देखिए एक्स मान के भी कर सकते हैं, पर हम सबसे पहले ऑप्शन से आपको बता रहे हैं। 37 वाला आप ऑप्शन उठा लेंगे। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के प्राप्त जो है प्राप्त संख्या। तो 37 ये है, बदल लेंगे तो 73 हो जाएगा जब दोनों का आगे पीछे कर देंगे। का जो योग है वो 132 है। अब 73 में 37 जोड़ेंगे क्या 132 होगा? देखिए 70 80 90 100 132 तो बहुत दूर है, तो ए ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। 84 का 48 बदलने पर होगा, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 132 के पास आएगा। 8 इधर है 4 इधर है, 8 4 12 ऐसे हो जाएगा, और इधर वाला 8 और 4 132 तक पहुंचा देगा। तो इसका जो मान है वो जोड़ने पर 132 आ रहा है। अब आगे सेंटेंस में कह रहा है यदि अंकों का अंतर जो है वो 4 हो, तो अंकों का अंतर देखिए 8 और 4 में डिफरेंस अगर करेंगे तो कितने का है, 4 का डिफरेंस है। तो ये दूसरी वाली शर्त भी इस पर फुलफिल्ड हो रही है, तो संख्या आपकी 84 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। तो देखिए आपने बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को कर लिया। अब एक्स मान के करते तो क्या करते, बात हो रही है अंकों की, तो अंकों में एक दहाई का अंक होगा एक इकाई का अंक होगा, तो दहाई का अंक आप एक्स मानेंगे, इकाई का अंक वाई मानेंगे, फिर संख्या बनाएंगे 10x + y। और फिर जो प्रश्न में शर्तें दे रखी हैं जैसे 2 अंकों की संख्या दोनों अंकों को आपस में बदलने के बाद, तो एक जो समीकरण है वो पहले वाली लाइन से बनाएंगे, फिर दूसरी वाली से, फिर दोनों को आपस में सॉल्व करके वहां से एक्स वाई का मान निकालेंगे और इस संख्या में पुट कर देंगे, तो यहाँ से संख्या आएगी, पर वो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, चीजें आपको दोनों आनी चाहिए, आपको कम से कम समय में प्रश्न को जो है वो करना होगा। तो 84 सही हो जाएगा। 32 प्रश्न आपका है कि मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च जो है वो नहीं बढ़ाया। नतीजन क्या हुआ, भोजन पर उसका खर्च गिर करके 20% ही हो गया।
अब उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। मान लीजिए आपके पास कोई जॉब है, उस जॉब में आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, अपनी आय का 25% खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1,000 रुपये उसमें बढ़ गए, 11,000 हो गए। अब जब 11,000 हो गए, लेकिन आप जो 25% खर्च कर रहे थे उसको अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है, जब आपका वेतन ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो भोजन पर आप खर्च कर रहे थे 25%, वो 11,000 के हिसाब से होगा, तो जाहिर सी बात है वो परसेंटेज गिर जाएगा। तो पहले आय क्या थी, ये यहाँ पर पूछ लिया गया है। अब इसको हम करते हैं, मैंने पहले प्रश्न आपको समझा दिया। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं एक एक लेके, या तो हम सीधे सीधे इसको मान कर भी कर सकते हैं। प्रारंभिक आय पूछा गया है तो हम मान लेते हैं प्रारंभिक आय एक्स है या वाई है। वाई जैसे हमने मान ली। प्रश्न में कह रहा है कि जो अपनी आय है उसका 25% खर्च करता है, प्रारंभिक आय का ही खर्च करता है ना, इसलिए उसका 25%, यानी कि वाई गुणे 25 और बटे में 100। ये आपका बराबर होगा किसके, जब 1,000 रुपये उसके बढ़ रहा है, 1,000 रुपये की जब वेतन वृद्धि उसको मिल रही है, तब जो मान है वो कितना हो जाएगा। तो वाई पहले था, अब 1,000 बढ़ गया तो प्लस 1,000। और ये कह रहा है कि जब 1,000 रुपये उसके बढ़ जाते हैं तब भोजन पर उसका जो खर्च है वो गिरकर 20% हो जाता है। तो इस टोटल का आपका 20%, यानी गुणे 20 बटे में 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वाई का मान निकाल लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 25 को अगर 100 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होगा इधर, और इधर साइड अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 20y, और यहाँ 20 गुणे 1000 यानी 20,000, और ये जो 100 है ये आपको मल्टीप्लाई में इधर से आ जाएगा। चलिए सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। y का जो मान है वो यहाँ से 4,000 रुपये निकल करके आएगा। अब बात हमने की थी ऑप्शन से करने की भी, उसको भी देख लेते हैं। जैसे 4,000 आप ऑप्शन से चेक करते, 4,000 को चेक करते तो क्या करते हैं, 4,000 जो है ये मान लेते हैं उसकी प्रारंभिक आय है। ऑप्शन से अगर करते हैं तो प्रारंभिक आय जो है उसका 25% खर्च कर रहा है, तो 4,000 का 25% कितना होगा, इसका 1,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,000 1,000 1,000 ऐसे करके तो 4,000 हुआ, यानी 25-25 करके पूरा 100% होगा। तो 4,000 का 25% 1,000 हो जाएगा। अब कह रहे हैं 1,000 रुपये की अगर वृद्धि हो गई तो 4,000 में अगर 1,000 रुपये आप बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा है जब 1,000 रुपये बढ़ जाते हैं तब वो जिसका जो खर्च है वो गिरकर 20% हो जाता है। और यहाँ से भी आप 5,000 जो है, जो बाद में जब 1,000 रुपये बढ़ जाएगा तब उसका 20% निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है भोजन पर तब उसका खर्च जो है वो 20% हो जाता है। तो यहाँ से भी अगर 5,000 का 20% निकालेंगे, यहाँ से भी 1,000 आएगा। देखिए दोनों साइड से इक्वल मान आ गए। आपका आंसर इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं, परंतु इसमें एक ये भी है कि पहले आप इसको चेक करेंगे उसमें थोड़ा समय जाएगा, फिर इसको ऐसे चौथे ऑप्शन तक काफ़ी समय लग जाएगा। उतनी देर में आप वाई मानकर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा तरीके दोनों आने चाहिए, जो भी आपको ईजी लगे उस प्रश्न के हिसाब से वो आपको करना चाहिए। अगला है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी जो है 141 61 का वर्गमूल है, ये आपसे पूछा गया है और ऑप्शन दे रखे हैं। वर्गमूल निकालने के लिए आप 141 61 को इस टाइप से लिख करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ जगह कम है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 141 में 61 में दो दो का पेयर बना लेते हैं, तो 61 पे लाइन खींचेगी। रुकिए, अच्छा इसको साइड में कर लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 61 पे लाइन डबल खींचेगी, फिर 41 पर, फिर एक पे। अब एक आप देखेंगे तो एक एक बार में जाएगा आपका, तो एक एक बार में जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, लाइन खिंच जाएगी, एक यहाँ वाला उतार लेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर 41 जो है आप उतारेंगे तो 41 यहाँ पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर एक के साथ क्या रखेंगे, 41 हो जाए कट जाएगा, तो 41 51 यहाँ पे ही ले जाएंगे, तो यहाँ पर 21 21 तो एक बार गुणा करेंगे तो 21 आपका आएगा। यहाँ पर जो ऊपर एक लिखा है वो यहाँ पर वापस से उतार देंगे, 21 और एक जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। और ये 41 में से 21 घटाएंगे तो 20 आएगा। ऊपर वाला 61 है ये भी उतार लेंगे। अब 222 है, यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर आपका मान 2061 आए, तो यहाँ पर 9 रखेंगे। 229 गुणे 9 जो है ये आपका 2061 पूरा पूरा कट जाएगा, 119 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कि 10 छात्र हैं जिनकी कक्षा में औसत आयु आपको 16 साल दे रखी है। जब दो छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो जो बाकी बचे हुए छात्र हैं, शेष छात्र,
उनकी औसत आयु 16.25 साल हो गई। तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु जो है वो कितनी थी? 32, 30, 34, 28, बताइए कौन सा सही होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 10 छात्रों की जब एवरेज आयु 16 दे रखी है, टोटल निकाल लेंगे 16 गुणे 10 से, तो 16 गुणे 10 160 होगा। फिर कह रहा है प्रश्न में 2 छात्र ने कक्षा छोड़ दी, तो जब 10 छात्र हैं, 2 छोड़ देंगे तो कितने बचे? 8 बचे। और उनका एवरेज कितना दे रखा है? 16.25 दे रखा है। तो 8 गुणे 16.25 करेंगे तो 130 आ जाएगा। पहले टोटल 160 था, अब 130 है, तो छोड़ने वाले छात्र हैं उनकी आयु, इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो 30 इन दोनों का डिफरेंस है। आंसर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35। लास्ट मैथ का प्रश्न है। 5 ही प्रश्न आते हैं, बाकी ग्राफ के रूप में आते हैं। मान आपको निकालना है। यहाँ पर अंडर रूट में मान दे रखे हैं दोनों, तो अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट इस टाइप से दे रखा है, और इसी में यहाँ पर डिवाइड का साइन है, और इसी प्रकार अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 इस टाइप से, और डैश डैश करके यहाँ पर +8 है, यहाँ पर जो है -8 है। तो आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ये सबसे जरूरी है। ये आपका 8 नहीं दे रखा है, ये अनंत दे रखा है। इस टाइप से जो इनफाइनाइट वाला साइन बनाते हैं, ये इन्होंने गलत बना दिया है। थोड़ा सा प्रश्न जो है आपका ये लेंदी भी है, ये भी आपका अनंत टाइप से, इनफाइनाइट टाइप से जो है वो होगा। 8 भी से अब अगर मान लेंगे तो भी प्रश्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे प्रश्न का हम ये सबसे पहला भाग यहाँ पर जो है वो लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं x के बराबर। फिर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ से वर्ग करेंगे तो 72 प्लस अंडर रूट में आपका फिर आगे 72 प्लस फिर अंडर रूट में 72, इस टाइप से अनंत तक जो है वो जाएगा। और ये जो मान है डैट डैट डैश करके, ये जो है वो बराबर एक्स स्क्वायर के जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर के बराबर इतना मान है, पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो मान है ये वाला, इस अनंत तक, इसकी वैल्यू प्रश्न में हमने ऊपर ऑलरेडी एक्स मान ली है, तो इसके पूरे की जगह मान हम एक्स जो है यहाँ से रख सकते हैं। तो 72 प्लस एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको रफ करके क्लियर तरीके से ऊपर लिख देते हैं। तो 72 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर को उधर ही रखते हैं, बाकी जो मान है ये उधर ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स उधर जाएगा तो माइनस का एक्स, 72 उधर जाएगा तो माइनस का 72, और बराबर जो है वो 0। अब इस द्विघात समीकरण आपका बन गया। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे हम। बीच वाला जो एक्स है इसको हम 9x प्लस 8x करके लिख सकते हैं। -9x प्लस 8x और -72, कुछ इस टाइप से एक्स स्क्वायर, ये जो x है इसको हम लिख सकते हैं -9x प्लस 8x और -72 और बराबर 0। ये हमने किस हिसाब से लिखा है? ऐसा होता है कि ये जो सेंटर वाला मान है, इसको इस टाइप से लिखना होता है कि उन संख्याओं का गुणा करने पर इनका गुणा करने का जो मान है उसके बराबर है। यहाँ देखिए 72 है, यहाँ पर 1 है, तो 9 8 जा 72 होता है, और जोड़ने घटाने पर वही वैल्यू है, यानी कि समीकरण में कोई ना मान जो है वो ना बदले। अब x और 9x में कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आएगा। यहाँ से x एक ले चुके हैं तो केवल x बचेगा, माइनस यहाँ से x ले चुके हैं तो केवल बचेगा -9। सेम यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 8 और 72 दोनों पहाड़ में आते हैं, यानी 8 आप कॉमन यहाँ से भी ले लीजिए। तो यहाँ से x -9 यहाँ भी अंदर बचेगा, और बराबर वो 0। तो x -9 बचा, और x और प्लस 8 बचा। तो x प्लस 8 जो है वहाँ से x का मान -8 होगा, वो तो बचेगा नहीं। x -9 आपका जो बचेगा, तो वहाँ से x का मान 9 जो है वो निकल करके आ जाएगा। यहाँ से आपका जिस प्रकार से मान x का निकल कर आया है, सेम उसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पर यानी दूसरा वाला जो 12 वाला है इसको भी करेंगे। तो इतना भाग आपका दे रखा है अनंत तक, इसको आप y के बराबर मान लेंगे। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा, y का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इस स्क्वायर को खोलेंगे तो ये जो पहला वाला सबसे अंडर रूट है ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो अंदर आपका केवल 12, फिर माइनस बाकी आगे जो पूरा क्वेश्चन में है, यानी अंडर रूट 12 फिर माइनस अंडर रूट 12, इस टाइप से अनंत तक आपका जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इतना हमने जैसे सेम पहले वाले में देखा था, सेम दूसरे में भी यही करना है। अब यहाँ पर देखिए जो 12 वाला है वो तो आपका वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा, माइनस का चिन्ह भी वैसा ही रहेगा, परंतु जो इसके बाद वाला मान है यहाँ अनंत तक,
ये हमने प्रश्न में देखिए y स्टार्टिंग में माना था स्क्वायर करने से पहले, तो वो जो मान है y का वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे यहाँ पर पूरे का मान y रखने पर यहाँ y हो जाएगा और y स्क्वायर आपका वैसे का वैसा ही रहेगा। देखिए सेम पहले वाले तरीके से हो गया। अब y स्क्वायर इधर ही रहेंगे, इधर 12 y को लाके समीकरण द्विघात यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ से भी y का मान हम निकाल लेंगे। y का मान यहाँ से निकल कर आएगा आपका 3 और -4, माइनस वाला मान लेते नहीं है तो प्लस वाला हम लेंगे, यहाँ से y का मान निकल कर आ जाएगा 3 और यहाँ से जो मान x का निकल कर आया था वो आया था 9। प्रश्न में क्या कह रहा था, दोनों का डिवाइड पूछा है। देखिए बीच में डिवीजन का साइन है, यानी 9/3 पूछा है, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 होता है, तो आपका आंसर 3 यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न हिंदी के। 5 प्रश्न आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। अतीत के चलचित्र किसकी जो है वो रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सियाराम शरण गुप्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अतीत के चलचित्र पुस्तक आपकी महादेवी वर्मा की है। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये अगर पूछा जाए विधा इसकी क्या है, तो ये एक रेखा चित्र है। ये भी आजकल प्रश्न पूछा जाने लगा है, रेखा चित्र है, निबंध है, इस टाइप से। साथ ही साथ इनकी और कृतियां हैं, जैसे स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, इस टाइप से। बी वाले ऑप्शन में अयोध्या सिंह उपाध्याय दे रखा है। इनकी रचनाएं में प्रिय प्रवास बहुत पूछी जाती है, पारिजात है, वैदेही वनवास है, कृष्ण शतक है, इस टाइप से। सियाराम शरण गुप्ता जो है वो इतने नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी अगर आपको याद करनी है तो नकुल है, दैनिकी है, विषाद है, बापू है, ये सभी सियाराम शरण गुप्ता की रचनाएं हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जितनी भी रचनाएं आप देख रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, महादेवी, इनको हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से याद करा चुके हैं हम काफी पहले। यदि आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक से एक अच्छी से अच्छी कहानी से हमने इसको याद किया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, इनकी रचनाओं में आपकी अनामिका आती है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, जूही की कली है, कुछ इस टाइप से रचनाएं हैं। आंसर यहाँ पर ए वाला सही होगा। 37 नंबर प्रश्न है, मुहावरा अपना सामान्य अर्थ ना दे करके किस अर्थ को प्रकट करता है? विशेष अर्थ, विपरीत अर्थ, पर्याय अर्थ, असामान्य। आंसर की बात करते हैं तो विशेष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य अर्थ मुहावरा जो है वो ना दे करके विशेष अर्थ जो है वो प्रकट करता है। ऐसे अगर आपसे विलोम पूछा जाता है तो आप विपरीत के साथ जाते हैं कि विलोम शब्द जो है वो अपना विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे रात का दिन हो गया, इस टाइप से। और अगर पूछा जाता है पर्यायवाची, तो आप क्या करते हैं, तो पर्यायवाची अपना समान अर्थ प्रकट करते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपको पुल्लिंग शब्द छांटना है, वचन, हानि, प्यास, बचत। बताइए कौन सा सही होगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके साथ आप एक सेंटेंस बना लीजिए। जैसे वचन जो है वो दिया जाता है, अगर जाता आ रहा है तो वो पुल्लिंग शब्द है। जाती आ रहा है, जैसे वचन दिया जाती है तो नहीं होता है, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द ए वाला ही बिल्कुल सही होगा। अब जैसे हानि क्या होता है, हानि होती है, उसके साथ आपको क्या करना है, सेंटेंस बना लेना है। हानि होती है, अगर होती है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर होता है यहाँ पर होता, हानि होता है तो हम बोलते नहीं है, तो वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। प्यास लगती है, ती आ रहा है ना आखिरी में, देखिए लगती, ऐसे होती, बचत होती है, तो ती, 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 इस टाइप से आप पहचान रहे हैं कि ये सभी क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, परंतु जो वचन है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 39 प्रश्न आपका है कि मैंने मेरे को सुधार लिया, इसमें अशुद्धि किस प्रकार की है? कारक, सर्वनाम, लिंग, वचन। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जो वाक्य है इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया नहीं होता है, मैंने अपने को सुधार लिया, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सर्वनाम जो है वो सही होगा। सही वाक्य आपका मैंने अपने को जो है वो सुधार लिया। लास्ट हिंदी का प्रश्न है आपका कि बादल का आपको समानार्थी शब्द बताना है, क्या होगा। अंबुज, नीरज, जलज, अंबुद। बताइए कौन सा सही होगा। बादल का समानार्थी आपसे जो है वहां पर पूछा गया। आंसर की बात करते हैं तो अंबुद आपका जो है वो होता है
बाकी अंबुज हो गया, नीरज हो गया और जलज हो गया, ये तीनों आपके कमल के जो है वो पर्यायवाची हैं। यहाँ पर अंबुज और अम्बुद में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अंबुज होता है ये आपका कमल का होता है पर्यायवाची, और जो अम्बुद होता है ये आपका बादल का जो है वो पर्यायवाची होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक छोटी सी ट्रिक भी आपके लिए है। अम्बुद में आखिर में देखिए बुध आ रहा है, बुध से क्या बनता है, बूंदी। इस टाइप से बूंदी आप लिख दीजिए। बूंदी मतलब बारिश, और बारिश किससे होती है, बारिश होती है बादलों से। तो ऐसे आप जोड़कर भी याद रख सकते हैं कि जब भी बादल पूछा जाए तो बूंदी, बूंदी मतलब बारिश को बोला जाता है। तो अम्बुद आपका उससे हो जाएगा, बाकी जो बचा वो कमल वाले पर्यायवाची में हो जाएगा। कंफ्यूज आप इससे कभी नहीं होंगे। अब यहाँ से आपका एक पैराग्राफ है, 5 प्रश्न आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। ये पैराग्राफ आपका है कि द प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, archaeologists have dug up। archaeologist मतलब होता है जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं ना, पुरानी चीजों को लेकर के। तो dug up artifacts and have traveled through dark caves to study about him। They have discovered drawing on walls, skeletons, and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about that man। Who was that man? He was the great great grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, some think he looked a little bit like an ape। Apes हम कहते हैं वानर को। He was a hairy specimen with thin fingers and long hands that had hair on his back। His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day। His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal। They were razor sharp because he had to use them to tear apart tough meat of wild animals like elephant and goats। गोर मतलब होता है सुअर, एलिफेंट तो आप जानते ही हैं। आगे, दैट मैन लिव्ड इन थिक फॉरेस्ट मोर देन द desert। The world had dense green patches। Here are whatever leaves, plants, and fruits he could find in the forest। He ate the eggs of the birds with sharp sticks and speed at his disposal। He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat। He could not cook his food because he was not familiar with fire and had no other source of heat। In the winter, he braved the cold or hid in warmer caves in the mountains and covered himself in piles of leaves। He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either। Instead, he and his family moved from cave to cave or stayed in hollowed out trees। That man could not read, write, or even speak words like we do today। He made sounds to warn other men of danger and to communicate his feeling। तो आप देख रहे हैं सारी चीजें जो होमोसेपियंस है या मानव का जो पुराना काल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो मानव है वो पहले सरवाइव करता था, कपड़े की जगह पत्तियां जो है वो पहनता था, खाने के लिए जानवरों का मांस हो गया, और बोलने की क्षमता नहीं, या लिखने या पढ़ने, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी क्योंकि लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो फीलिंग थी, वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते थे अपनी बातों को बताने के लिए। इस टाइप से यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लास्ट जो पैराग्राफ है वो कह रहा है द ग्रेट ग्रेट grandfather of the human race was not at all like humans are today। He did not have the skills or knowledge to help him get by। However, he learned to survive and gradually evolved to become the humans that we know today। 41 प्रश्न इस पर बेस्ड है कि वेयर डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लिव। इन द माउंटेन्स। जो प्री हिस्टोरिक मैन होते थे कहाँ रहते थे, माउंटेन्स में, इन द जंगल्स, इन द डेजर्ट्स, या इन द ग्रास लैंड्स। बताइए कौन सा सही होगा। प्रागैतिहासिक बोलते हैं प्री हिस्टोरिक को, तो प्रागैतिहासिक मानव कहाँ रहता था, तो आप क्या कहेंगे, वो जंगलों में रहता था। तो इन द जंगल्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 प्रश्न आपका है द कार्स डोर्स आर लूज। आपको बताना है कि यहाँ पर सही कौन सा होगा। कह रहे ना नो इम्प्रूवमेंट मतलब
इन चारों में से सही कौन सा होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका डोर्स ऑफ द कार आर लूज, ये जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, जो एपोस्ट्रॉफी लगता है ये साइन, ये आपका सजीव वस्तुओं के साथ या सजीव जो है उसका संबंध जो है वो दिखाने के लिए लगता है। जैसे कि वुमेन्स हॉस्टल हो गया, तो द वुमेन्स में हम इस टाइप से करके एस लगाते हैं, वुमेन्स हॉस्टल का मतलब निकलता है द हॉस्टल ऑफ वुमेन। लेकिन अगर कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे यहाँ पर कार की बात हो रही है, तो इस सेंस में आप एपोस्ट्रॉफी का यूज जो है वो नहीं करते हैं, केवल और केवल ऑफ का यूज जो है वो करते हैं। तो डोर्स ऑफ द कार आर लूज आपका इसलिए यहाँ पर सही होगा। 43 प्रश्न आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। आर्टिकल पूछे गए हैं कि डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए द आएगा, द और द आएगा, इस टाइप से करके चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं, आपका बी वाला यहाँ पर सही होगा, दोनों में ही द आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। काफी बार ये आप देखते भी हैं, बोलते भी हैं, अगर नहीं भी आपको आर्टिकल पता है तो भी आप ये कर सकते थे। आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, दो टाइप्स आपके बटे होते हैं। डेफिनेट मतलब कोई चीज निश्चित होती है। अब यहाँ पर जो द यूज हुआ है ये डेफिनेट आर्टिकल के सेंस में यूज हुआ है। ए और एन जो आर्टिकल है उनका जो यूज होता है वो आपका यूज होता है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के साउंड के बेस्ड पर। क्लियर? अगर आपको देखना है तो डीएलएड की क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई थी, डीएलएड इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 44 की कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। आपको क्या करना है, कन्वर्ट द रिपोर्टेड स्पीच। चार ऑप्शन दे रखे हैं। द जज commanded them to call the first witness, the judge asked them to call witness first, the judge told them to call first the witness, the judge asked them to invite the first witness। इस टाइप से चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन जो है वो छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो ए वाला आपका सही होगा, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये आपका जो है यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है ये आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए सेंटेंस को, जैसे कि यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके लिए इस टाइप के वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कमांडेड जो है वो जोड़ा गया है। सेंटेंस में जो कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग लगता है, जैसे कि कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इस टाइप से। साथ ही साथ ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए ना कह करके, जैसे सेड लिखा हुआ है तो इसकी जगह यूज होता है। सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपका टू का यूज होता है, जैसे कि द जज कमांडेड देम, और उसके बाद जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा उसकी जगह टू आएगा, और कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो कॉल द फर्स्ट विटनेस इस टाइप से आ जाएगा। बाकी इसको आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे आप कर लेंगे। लास्ट इंग्लिश का प्रश्न आपका है कि आपको एक्टिव पासिव वॉइस जो है वो बताना है। 45 प्रश्न है, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ये आपका जो वो सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के चार ऑप्शन दे रखे हैं कि वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर, वी कंप्लीट आवर टास्क बिफोर सनसेट, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला यहाँ सही होगा, यानी कि वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ये आपका जो है वो सही होगा। ये जो वाक्य है ये आपका पासिव वॉइस में है, और इसका आपको एक्टिव वॉइस पूछा गया था, तो ये आपका है जो है वो इस टाइप से बनेगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसका जो है पूरा प्रोसीजर होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे कंप्लीटेड लगा हुआ है, और बाकी जो है आवर टास्क बिफोर सनसेट ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से प्रश्न आपके 46 से स्टार्ट होंगे रीजनिंग के, 5 प्रश्न लास्ट में आपको रीजनिंग के भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मैंने तरीका आपको बताया है। सबसे पहले आपको बनाना होगा स्ट्रक्चर। कह रहा है सभी कारें जो है वो जीप है, तो ये जो है आपको लिखना है कारें, और कह रहा है सभी जो कारें हैं वो क्या है, जीप है, तो इस टाइप से सभी कारों को हम जीप में दर्शा देंगे। नेक्स्ट आपकी लाइन कह रहा है कि सभी जो जीप है वो चार पहिया है, तो जीप पूरा गोला है जीप का, तो सभी जो जीप है वो क्या है, वो जो है आपकी चार पहिया है, तो इस टाइप से चार पहिया जो है वो भी लिख देंगे। अब यहाँ से दो निष्कर्ष निकल रहे हैं, दोनों निष्कर्ष में आपको पहचानना है कि कौन कौन सा अनुसरण करता है। सबसे पहला कह रहा है कि सभी जो चार पहिया है वो कारें हैं। अब आप देखिए कि ये पूरी जो सभी चार पहिया हैं क्या वो कारें हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है,
क्योंकि जो कार है वो तो एक छोटा सा हिस्सा है मात्र आपका। तो आप क्या कहेंगे, पहला वाला तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। प्रश्न में कह रहा था पहले में कि सभी जो चार पहिया हैं वो सभी नहीं चार पहिया कार है, वो तो एक कार जो है वो उनका एक छोटा सा हिस्सा है, तो पहला कट जाएगा। कुछ चार पहिया जीप है। अब देखिए ये जो चार पहिया है टोटल, उनमें से कुछ ऐसा भाग है जो कि जीप है, तो देखिए छोटा सा भाग गोला जो है जीप का है इन चार पहियों में, तो ये आपका दूसरा वाला सही है। आंसर आपका केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण करता है, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर इस टाइप से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो गलत आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। 47 प्रश्न देखते हैं। 47 प्रश्न में ए का मान 2 दे रखा है, ओ का मान 30 दे रखा है, एक्स का मान 48 दे रखा है, तो एस ए डब्ल्यू का मान जो है वो क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या होता है कि ए का मान जो है वो 2 किस हिसाब से है, क्योंकि ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आप जानते हैं 1 होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि वो जो लेटर है एबीसीडी में वो किस नंबर पे आता है, तो ए आपका देखिए सबसे पहले एबीसीडी में पहले पे आता है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर 2 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो मान 2 आ जाएगा। अब ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 15 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ 2 से गुणा किया, सेम यहाँ से भी 2 गुणा करेंगे तो मान इसका 30 आ जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी प्लेस वैल्यू है उसको 2 से गुणा कर देना है। तो अब एस ए डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। एस की प्लेस वैल्यू जो है आपकी 19 होती है, और 19 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 19 दूना होता है आपका 38, तो एस का जो मान है वो 38 आपका आ जाएगा। ए की जो प्लेस वैल्यू वो 1 होती है, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से ए का जो मान है वो 2 आ जाएगा। डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 23 होती है, और 23 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो उसका मान 46 आ जाएगा। तो यहाँ से 46, यहाँ से 2 और यहाँ से 38, तीनों मान अलग अलग निकल कर आ गए, और 100 का मान पूछा गया था, तो तीनों को आप जोड़ देंगे तो 38 प्लस 2 प्लस 46 करेंगे तो मान आपका 86 यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 प्रश्न आपका देखते हैं। 48 प्रश्न में एक इस टाइप से आपको श्रृंखला दे रखी है, और कह रहा है कि जो अनुक्रम है इसके आधार पर उस पद की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। अब जैसे Q के साथ यहाँ पर इन्होंने 6 लिख दिया है, U के साथ B लिख दिया है, T के साथ E और Z O इस टाइप से, और पूछ रहा है कौन सा समूह जो है संबंधित नहीं है। तो Q कहाँ है इसमें आप देखेंगे तो Q आपका ये दे रखा है। अब इसी में अगर आप 6 देखेंगे तो यहाँ पर ये दे रखा है। आपने दोनों को ढूंढ लिया। Q और 6 के बीच में कितने अक्षर हैं, तो 1 अक्षर है, 2 अक्षर है, 3 अक्षर है। अब U और B में भी देखिए, तो U आपका ये दे रखा है, B आपका सबसे लास्ट में दे रखा है। U और B में कितने बीच में अक्षर है, 1 2 3। T और E भी देख लीजिए यहाँ पर। T आपका जो है ये दे रखा है, और E जो है आपका ये दे रखा है। T और E में 1 और 2 मात्र 2 अक्षर हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पर जो टी ई वाला है आंसर यही जो है समूह से संबंधित नहीं है। आपको जेड ओ चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। बी वाला आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 प्रश्न आपका है, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, 2 कथन दिए होते हैं, उसके आधार पर पहचानना होता है कि वो किसको जो है वो फुलफिल्ड करते हैं। एक कह रहा है कि अधिकांश जो छात्र हैं उन्होंने क्या किया, अगले महीने जाने वाले जो शैक्षणिक दौरे हैं उसमें शामिल होने के लिए अपना जो नाम है वो लिखवा लिया। दूसरा कह रहा है कि स्कूल जो अधिकारी हैं उन्होंने अगले महीने जाने वाले जो शैक्षणिक दौरे हैं उनको रद्द कर दिया। छात्रों ने क्या किया, नाम लिखवा लिया, और स्कूल अधिकारियों ने क्या किया, जो शैक्षणिक दौरा था उसको रद्द कर दिया। अब आपको ये पहचानना है ए और बी कथन में सही क्या होगा। कथन ए जो है वो कारण है, कथन बी जो है उसका परिणाम है, या कथन बी कारण है, ए उसका परिणाम है, या कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है, या कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। तो बताना है आपको इनमें से सही जो है वो कौन सा होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आपका सी वाला यहाँ पर सही होगा कि कथन जो ए है और जो कथन बी है ये दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के जो है वो परिणाम है। क्योंकि नाम लिखवाना और साथ ही साथ जो रद्द करना है, अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरा है उसको रद्द करना है, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। क्योंकि छात्रों को दौरे पर भेजना क्यों होता है, क्योंकि उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको बढ़ाया जा सके, तो उसका परिणाम हो सकता है, तो वो एक स्वतंत्र कारण है। सेम दौरे का रद्द करना, कोई अचानक से कोई घटना हो गई है उसके कारण उसे जो है वो रद्द कर दिया गया, जैसे कोरोना हो गया तो कोरोना के कारण रद्द कर दिया, तो वो भी एक क्या है, एक अलग स्वतंत्र जो है वो कारण है। तो दोनों ही स्वतंत्र कारण के परिणाम है, सी वाला आपका सही हो जाएगा।
सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहेगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। जो भी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर बालाजी क्रिएटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कथन दे रखा है, उसके आधार पर निष्कर्ष दे रखे हैं और आपको यहाँ पर छांटना है कि सही जो है वो कौन सा होगा। इस टाइप के हमने प्रश्न पहले भी आपको जितनी बार कराए प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं कि कैसे आप करते हैं। यदि इससे पहले के सेट ना देखे हो तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप प्रश्न जो है वो देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात हो रही एच ग्रेटर देन एल, तो आपको क्या करना होगा, एच देखना है कहाँ है और एल देखना है इधर है, इन दोनों के बीच में कॉमा है। अब आपको एच और एल में संबंध दर्शाने के लिए इनका क्रम जो है वो देखना होगा कि कौन किससे जो है वो बड़ा है किससे छोटा है। इससे आपका क्रम क्या निकल कर के आएगा, इसको साइड से हटा देते हैं। तो क्रम कुछ इस टाइप से निकल कर आएगा, एच आपका, उसके बाद ये ग्रेटर और इक्वल दोनों का साइन आएगा, फिर आपका ग्रेटर, फिर के, फिर एल जो है इससे एल की तरफ ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आएगा। तो ये आपका इस टाइप से बनेगा। अब एच क्या बड़ा है एल से, ये पहला पूछा गया है, तो एच यहाँ है एल यहाँ है तो बिल्कुल नहीं है, तो पहला वाला तो आपका कट जाए। आर और एफ में आप क्या करेंगे, आर आपका ये है, एफ आपका जो है लास्ट स्टार्टिंग में है, तो आर सबसे पहले और उसके बाद ग्रेटर देन होगा किससे, के से है तो के लिख दिया। उसके बाद इसमें के देखिए यहाँ पर भी है के और एफ, अब के जो है आपका एफ से बड़ा है, ये लिखा हुआ है, तो के जो है आपका एफ से बड़ा है, यही चीज हमने यहाँ लिख दी। बस ये आपका बन गया क्रम, ऐसे जैसे ऊपर हमने किया है। अब इनमें देख लीजिए आर आपका एफ से बड़ा है, ये आर है ये एफ है, तो आर के दोनों ही साइड ग्रेटर देन है तो बिल्कुल बड़ा है, दूसरा आपका सही है। आंसर केवल दूसरा निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, यही आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो राज्यसभा है उसके कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त जो है वो हो जाते हैं, 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 1/5। आपका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। पेट की जो लाइव टाइमिंग है वो शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है, उसमें भी आकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।